Hi friends, once again welcome on our YouTube channel. Today we will discuss the next topic of thermodynamics, that is critical constant. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम ऊष्मागतिकी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है क्रांतिक नियतांक। In this session, we will discuss about explanation of real gas by van der Waals equation, calculation of Boyle's temperature and critical constants। तो हम हमारे इस सेशन में van der Waals समीकरण द्वारा वास्तविक गैस का एक्सप्लेनेशन, बॉयल ताप की गणना तथा क्रांतिक नियतांक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। So first of all, explanation of real gas by van der Waals equation। तो सबसे पहले van der Waals समीकरण द्वारा वास्तविक गैस का एक्सप्लेनेशन। तो van der Waals इक्वेशन को यूज करके रियल गैस को हम किस टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ रियल गैस, वास्तविक गैस का स्पष्टीकरण। अब ये हमने पहले डायग्राम शो किया था। डिफरेंट टेम्परेचर पर हमने प्रेशर वर्सेस प्रेशर वॉल्यूम मल्टीप्लिकेशन कर्व शो किया है। तो विभिन्न तापों पर यदि दाब तथा पीवी के मध्य वक्र खींचा जाए तो कुछ इस टाइप से हमको वक्र प्राप्त होते हैं। दिस कर्व इज एट बिलो बॉयल टेम्परेचर, दिस इज एट बॉयल टेम्परेचर एंड दिस विल कर्व एट अबोव बॉयल टेम्परेचर। तो यदि गैस का ताप बॉयल ताप से कम हो तो हम यदि दाब बढ़ाते हैं तो पीवी कर्व किस टाइप से चेंज होता है वो हमने यहां पर दिखाया है। बॉयल ताप पर वक्र कुछ इस टाइप से मिलता है तथा यदि गैस का ताप बॉयल ताप से ऊपर हो तो वक्र हमें इस प्रकार प्राप्त होता है। यहां पर पीवी कर्व पहले डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद में हाई प्रेशर पर जाकर ये इंक्रीज होता है। यहां पर पहले कांस्टेंट है एंड एट एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, अत्यंत अधिक ताप पर पीवी वक्र प्रेशर के साथ में इंक्रीज होता है और अगर टेम्परेचर हमारा बॉयल टेम्परेचर से ज्यादा है तो उस केस में कर्व हमारा स्टार्टिंग से ही इंक्रीज होता है। इट इज क्लियर फ्रॉम कर्व दैट below boil temperature, PV first decreases with increase in pressure, reaches to a minimum value and then increases with increase in pressure। तो वक्र से स्पष्ट है कि बॉयल ताप से नीचे के ताप पर यदि हम दाब का मान बढ़ाते हैं तो पीवी का मान पहले घटता है, एक न्यूनतम मान तक पहुंचता है और उसके बाद में दाब के साथ में इसका मान बढ़ता है। तो पहले घटता है, एक न्यूनतम मान तक पहुंचता है और उसके बाद में वापस बढ़ने लगता है। Above boil temperature, the value of PV increases with increase in pressure from beginning। बॉयल ताप से ऊपर के ताप पर पीवी का मान दाब के बढ़ाने के साथ में प्रारंभ से ही बढ़ता है। तो एबो बॉयल टेम्परेचर हमारा
ये वाला कर्व है, P हम इंक्रीज कर रहे हैं तो PV की वैल्यू स्टार्टिंग से ही हमारी इंक्रीज हो रही है। एट बॉयल टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ PV remain constant and does not vary with pressure, but at very high pressure it again starts to increasing. बॉयल ताप पर PV का मान P के साथ में परिवर्तित नहीं होता है, इसका मान नियत रहता है, परंतु अत्यंत अधिक दाब पर इसका मान दाब के साथ बढ़ने लगता है। तो बॉयल टेम्परेचर के ऊपर हमने ये वाला कर्व शो किया है। P की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं पर PV की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है। पर अगर P की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है तो PV की वैल्यू P के बढ़ाने पर बढ़ने लगती है। तो इस टाइप से डिफरेंट टेम्परेचर पर अगर PV एंड P के बीच में ग्राफ खींचोगे तो कुछ इस टाइप से हमको कर्व मिलेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इक्वल टू RT। तो आदर्श गैस समीकरण हमारी PV इक्वल टू RT थी। तो अगर आइडियल गैस है तो उस केस में अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर चाहे कितना ही बढ़ा दो, PV की वैल्यू प्रेशर के साथ में चेंज नहीं होती है, तो ग्राफ हमको स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। पर रियल गैसेस में कुछ इस टाइप से हमको कर्व मिलते हैं। अब ये कर्व क्यों मिल रहे हैं इसको हम वान डेर वाल गैस इक्वेशन के बेस पर एक्सप्लेन करते हैं। इफ T इज कांस्टेंट इन आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण में यदि T का मान नियत हो तो PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P इंटू V की वैल्यू कांस्टेंट होगी चाहे हम प्रेशर कितना ही चेंज कर लें। सो कर्व शुड बी पैरेलल टू P एक्सिस, इसलिए वक्र हमारा P अक्ष के सापेक्ष समांतर होना चाहिए। तो कर्व हमारा प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है अगर आइडियल गैस है एंड T की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है। नाउ वान डेर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस। 1 मोल गैस के लिए वान डेर वाल समीकरण, वान डेर वाल इक्वेशन हमने पहले डिस्कस की हुई है, तो वहां पर हमने इसकी इक्वेशन निकाली थी P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये जो इक्वेशन दी है इसका ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, P इंटू V सो PV माइनस P इंटू B सो PB प्लस A बाई V स्क्वायर इंटू V, तो एक V हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस A बाई V प्लस A बाई V स्क्वायर इंटू माइनस B, सो माइनस AB अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू RT। तो ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ जाएगी। नाउ इस पूरे फैक्टर को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं एंड PV की वैल्यू हम निकालते हैं। सो PV इज इक्वल टू RT ऑलरेडी यहां पर है, बाकी हम राइट में ट्रांसफर कर रहे हैं, सो माइनस PB हमारा प्लस PB हो जाएगा, प्लस A बाई V will be minus A by V and minus AB upon V square will be plus AB upon V square. So this will be the value of PV for any real gas.
तो किसी भी वास्तविक गैस के लिए पीवी का वास्तविक मान आर टी नहीं होकर कुछ इस टाइप से हमको मिलेगा। सिंस लास्ट टू टर्म्स आर वेरी स्मॉल, अब ए एंड बी की वैल्यूज बहुत छोटी है। सिंस ए एंड बी आर वेरी स्मॉल, सो these two terms will be very small, तो ये दोनों टर्म हमारी बहुत छोटी होंगी। सो पीवी इक्वल टू आर टी से अगर हम 1/v निकालें तो 1/v क्या आ जाएगा, P अपॉन आर टी। तो पीवी इक्वल टू आर टी से हमने 1/v इज इक्वल टू P अपॉन आर टी निकाला है। तो इन दोनों टर्म्स में 1/v की जगह आप P बाई आर टी पुट कर दो, तो इस इक्वेशन का फॉर्म चेंज होकर हमको जो मिलेगा वो होगा PV इज इक्वल टू आर टी प्लस PB, ये दोनों टर्म हमने एज इट इज रख दी है, माइनस A एज इट इज एंड 1/v की जगह P बाई आर टी आ गया है। सो माइनस AP अपॉन आर टी प्लस, सो प्लस AB यहां पर है तो AB एज इट इज एंड 1/v हमारा था P अपॉन आर टी, और यहां पर 1/v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ये बन जाएगा P स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर टी स्क्वायर। सो लास्ट टर्म हमारी आ जाएगी AB P स्क्वायर divided by r square t square. So this will be the value of PV for any real gas. तो किसी भी वास्तविक समीकरण के लिए PV का मान आर टी नहीं होकर आर टी प्लस PB माइनस AP अपॉन आर टी प्लस AP P स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर टी स्क्वायर होगा। अब हम क्या करते हैं, इन टर्म्स में से P हम कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे आप P कॉमन लोगे ब्रैकेट में बच जाएगा B माइनस A अपॉन आर टी, सो P इंटू B माइनस A बाई आर टी, तो ये हमारा PV आ गया है। अब PV अभी हमने ये निकाला है, अब इसके बेस पर हम PV वर्सेस P कर्व को एक्सप्लेन करेंगे जो अभी हमने पहले दिखाया था। एट लो टेम्परेचर, निम्न ताप पर, अब अगर T की वैल्यू हमारी स्मॉल है, इट मींस B माइनस A अपॉन आर टी की बात करें तो T जितना छोटा होगा A अपॉन आर टी की वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। इट मींस B माइनस A अपॉन आर टी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। सो एट लो टेम्परेचर, अत्यंत न्यून ताप पर, B माइनस A अपॉन आर टी विल बी नेगेटिव। सो B माइनस A अपॉन आर टी नेगेटिव आ गया है, इट मींस ये फैक्टर हमारा नेगेटिव हो गया है। अब हम क्या करें, अगर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करें तो पहले हम इस फैक्टर की बात करते हैं। तो A एंड B आर वेरी स्मॉल, तो ये वाला जो फैक्टर है ये हमारा बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट मान के ड्रॉप कर देते हैं। सिंस द वैल्यूज ऑफ A एंड B आर वेरी स्मॉल, चूंकि A तथा B के मान अत्यंत न्यून हैं, सो वी नेग्लेक्ट AB P स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर टी स्क्वायर। तो AB हमारा वेरी स्मॉल है
तो इस फैक्टर को हम नेग्लेक्ट मान के ड्रॉप कर देते हैं। तो इक्वेशन हमारी केवल पीवी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी इंटू बी माइनस ए अपॉन आर टी रह जाती है। अब हमने कहा है इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगी, और अगर ऋणात्मक मान ये बढ़ेगा तो पीवी का मान पी के साथ में घटेगा। सो द वैल्यू ऑफ पीवी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। तो दाब के बढ़ाने पर पीवी का मान घटता है एट हाई प्रेशर। अब अगर प्रेशर हमारा हाई हो, दाब का मान अधिक हो, अब P की वैल्यू हाई है तो P हमारा स्क्वायर की टर्म में आ रहा है, तो अब इस टर्म को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हाई प्रेशर पर ये वाली टर्म भी हमारी जुड़ जाएगी। तो अब अगर प्रेशर आप इंक्रीज करते हो तो पीवी की वैल्यू प्रेशर के साथ में बढ़ेगी, दाब के साथ में पीवी का मान बढ़ेगा। सो एट हाई प्रेशर वी कैन नॉट नेग्लेक्ट ए बी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर टी स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ पीवी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। तो उच्च दाब पर हम ए बी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर टी स्क्वायर को नगण्य मानकर नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए दाब P के बढ़ाने पर पीवी का मान बढ़ेगा। ये हमारा कर्व था। अगर P की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं तो पीवी की वैल्यू पहले घटती है, एक मिनिमम वैल्यू तक पहुंचती है, और उसके बाद में अगर आप P बढ़ाते हो तो पीवी की वैल्यू P के साथ में इंक्रीज होती है। ये कब है? एट लो टेम्परेचर, न्यून ताप पर। तो अगर ताप का मान कम है तो पीवी का मान P के साथ में पहले घटता है, न्यूनतम मान तक पहुंचता है, और उसके बाद में पुनः बढ़ता है। एट हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर। तो अगर टेम्परेचर हमारा हाई है तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो A अपॉन आर टी की वैल्यू कम होगी, और अगर A बाई आर टी की वैल्यू कम है इट मीन्स B माइनस ए अपॉन आर टी हमारा पॉजिटिव होगा। तो उच्च ताप पर B माइनस ए अपॉन आर टी विल बी पॉजिटिव। अब क्या होता है? ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, इट मीन्स आर टी के साथ में ये टोटल वैल्यू हमारी ऐड हो रही है। तो अगर आप प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो अगर ये वाला फैक्टर हम नेग्लेक्ट भी कर दें तो क्योंकि ये वाली टर्म हमारी ऐड हो रही है तो दाब के साथ में पीवी का मान प्रारंभ से ही बढ़ेगा। सो द वैल्यू ऑफ पीवी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम बिगिनिंग। उच्च ताप पर क्योंकि B माइनस ए अपॉन आर टी का मान धनात्मक है, इसलिए P का मान बढ़ाने पर पीवी का मान प्रारंभ से ही P के साथ में बढ़ता है। तो ये इस टाइप से हमको ग्राफ मिलेगा। तो हाई टेम्परेचर पर या उच्च ताप पर P एंड पीवी के बीच में कर्व हमको इस टाइप से मिलता है। Now, third condition, if temperature is such that
यदि ताप इस प्रकार हो कि B माइनस A अपॉन आर टी इज इक्वल टू 0, इसका मान 0 हो तो B इक्वल टू A अपॉन आर टी आ जाएगा, या फिर T की वैल्यू निकाले तो वो आ जाएगी T इज इक्वल टू A अपॉन आर बी। तो अगर टेम्परेचर की वैल्यू कुछ इस टाइप से हो कि ये वाला फैक्टर हमारा 0 हो, या टेम्परेचर अगर हमारा A अपॉन आर बी हो, तो क्या होगा, ये फैक्टर तो हमारा 0 हो गया है, इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो पीवी इज इक्वल टू आर टी। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, यदि हम गैस का दाब बढ़ाते हैं, तो टी हमने कांस्टेंट कर दिया है, तो टी के साथ में पीवी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इसलिए कर्व हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होगा। तो पीवी का मान दाब के साथ नियत रहेगा तथा यह वक्र हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगा जो कि दाब अक्ष के समांतर होगी। So at low pressure, the equation converts into PV is equal to RT. So the value of PV remain constant with increase in pressure. इस कंडीशन में या इस अवस्था में निम्न दाब पर यह समीकरण PV इज इक्वल टू आर टी में परिवर्तित हो जाती है, जो यह दर्शाती है कि PV का मान दाब P के बढ़ाने पर भी नियत रहता है। बट एट हाई प्रेशर वी कैन नॉट नेग्लेक्ट AB P स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर T स्क्वायर। So the value of PV increases with increase in pressure. तो उच्च दाब पर हम इस पद को नगण्य मानकर नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए दाब के बढ़ाने पर पीवी का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू तो हमारी 0 हो गई है। सो पीवी इज इक्वल टू आर टी प्लस ए बी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर टी स्क्वायर आ रहा है, इसलिए अगर आप P की वैल्यू बढ़ाते हो तो PV की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहां पर हमने ये कर्व दिखाया है, तो अगर T की वैल्यू A अपॉन आर बी हो तो P के साथ में PV की वैल्यू पहले कांस्टेंट है और बहुत ज्यादा प्रेशर पर, अत्यंत अधिक दाब पर PV का मान P के साथ में बढ़ता है। The temperature at which the Boyle's law holds good in a wide range of pressure is known as Boyle temperature. तो वह ताप जिस पर बॉयल का नियम दाब की अत्यंत अधिक परास के लिए सेटिस्फाई होता है, बॉयल ताप कहलाता है। तो वह ताप जिस पर बॉयल का नियम दाब की अत्यंत अधिक परास के लिए संतुष्ट होता है, बॉयल ताप कहलाता है। और बॉयल लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग
एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बॉयल के नियमानुसार यदि ताप का मान नियत हो तो पीवी का मान नियत रहता है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल के ताप की गणना। वैन डेर वाल्स इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस, 1 मोल वास्तविक गैस के लिए वैन डेर वाल समीकरण P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू आर टी। अब यहां से हम, तो ये वैल्यू अभी हमको मिली थी आर टी प्लस पी इंटू बी माइनस ए अपॉन आर टी प्लस ए बी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर टी स्क्वायर। सिंस A and B are constant and their values are very small, क्योंकि किसी गैस के लिए A तथा B नियतांक है जिनका मान अत्यंत कम होता है, इसलिए ए बी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर टी स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट मान के ड्रॉप कर देते हैं। तो अगर ये फैक्टर हम हटा देंगे तो यह आ जाएगा पीवी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी इंटू बी माइनस ए अपॉन आर टी। ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर, तो ये जो समीकरण हमें मिली है, इस समीकरण का हम दाब P के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो d बाई डी पी ऑफ पीवी अगर आप निकालते हो तो वो क्या आ जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि यहां पर P नहीं है, इसका डिफरेंशियल 1 और ये पूरा कांस्टेंट है जो एज इट इज हमको मिल जाएगा। तो d बाई डी पी ऑफ पीवी इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन आर टी एट टी इक्वल टू टीबी। यदि ताप हमारा बॉयल ताप के बराबर हो तो अभी हमने कहा था कि पीवी का मान कांस्टेंट रहता है क्योंकि बॉयल टेम्परेचर पर इक्वेशन हमारी बॉयल फ्लो को फॉलो करेगी, बॉयल ताप पर समीकरण हमारी बॉयल के नियम का पालन करेगी, इसलिए पीवी का मान कांस्टेंट होगा और पीवी अगर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल 0 होगा, तो इसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं। सो बी माइनस ए अपॉन आर टी बी इज इक्वल टू 0 और इससे क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू ए अपॉन आर टी बी और टीबी की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी ए अपॉन आर बी। सो बॉयल टेम्परेचर विल बी ए अपॉन आर बी। अब आर हमारा गैस कांस्टेंट है, ए एंड बी कांस्टेंट है जो पर्टिकुलर गैस पर डिपेंड करेंगे। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर गैस के लिए बॉयल टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा तो किसी विशेष गैस के लिए बॉयल ताप नियत होगा। नाउ क्रिटिकल कांस्टेंट, क्रांतिक नियतांक। नाउ
क्रिटिकल कांस्टेंट्स और क्रांतिक नियतांक। Any gas has three critical constants: Tc, Pc and Vc। तो किसी भी गैस के लिए तीन क्रांतिक नियतांक होते हैं जिनको हमने Tc, Pc एंड Vc से रिप्रेजेंट किया है। यहां पर Tc का मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक ताप, Pc का मतलब क्रिटिकल प्रेशर या क्रांतिक दाब एंड P इज क्रिटिकल वॉल्यूम या क्रांतिक आयतन। तो ये तीन हमारे पास में क्रिटिकल कांस्टेंट्स या क्रांतिक नियतांक हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल टेम्परेचर। तो सबसे पहले क्रांतिक ताप। क्रिटिकल टेम्परेचर को हमने Tc से रिप्रेजेंट किया है। There is a temperature for every gas below which the gas can be liquefied by applying any pressure alone। प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप होता है जिससे नीचे के ताप पर केवल हम दाब लगाकर उस गैस का द्रवीकरण कर सकते हैं। तो गैस को हम लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं केवल दाब या प्रेशर अप्लाई करके। किस कंडीशन में? अगर टेम्परेचर की वैल्यू इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम हो, यदि ताप का मान इस विशेष ताप से कम हो। Whereas above this temperature the gas cannot be liquefied by applying any amount of pressure। तथा इस ताप से उच्च ताप पर हम गैस पर चाहे कितना ही दाब लगा लें, गैस को हम द्रवित नहीं कर सकते हैं। दिस टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। यह ताप उस गैस का क्रांतिक ताप कहलाता है। तो किसी गैस के लिए एक ऐसा ताप होता है जिस से नीचे के ताप पर केवल हम उस पर दाब लगाकर गैस को द्रवित कर सकते हैं, जबकि यदि गैस का ताप इस ताप से उच्च हो तो चाहे हम गैस पर कितना ही दाब क्यों नहीं लगा दें, गैस को द्रवित करना संभव नहीं है। इस विशेष ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। The critical temperature of any gas is that maximum temperature at which the gas can be liquefied by applying pressure alone। क्रांतिक ताप किसी भी गैस का वह अधिकतम ताप है जिस पर हम गैस पर केवल दाब लगाकर उसको द्रवित कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिटिकल प्रेशर, क्रांतिक दाब। अभी हमने क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक ताप लिया था, नाउ क्रिटिकल प्रेशर या क्रांतिक दाब। क्रांतिक ताप अभी हमने बताया था कि क्रांतिक ताप से अगर ताप हमारा कम है तो
केवल हम गैस पर दाब लगाकर उसका द्रवीकरण कर सकते हैं या उसको द्रवित कर सकते हैं। एंड क्रिटिकल प्रेशर या क्रांतिक दाब वह दाब है जो कि गैस को क्रांतिक ताप पर द्रवित करने के लिए आवश्यक है। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। तो किसी गैस का वह दाब जो कि क्रांतिक ताप पर उस गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक है, क्रांतिक दाब कहलाता है। तो अगर टेम्परेचर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर है तो गैस को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए जिस प्रेशर की रिक्वायरमेंट है वो हमारा क्रिटिकल प्रेशर है। सिर्फ T इक्वल टू TC देन P इक्वल टू PC। नाउ थर्ड वन इज क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रांतिक आयतन। द वॉल्यूम ऑफ गैस at critical temperature and critical pressure is known as critical volume। क्रांतिक ताप तथा क्रांतिक दाब पर किसी गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। तो अगर T हमारा TC के बराबर है, P PC के बराबर है, तो V हमारा VC के बराबर होगा। If T equal to TC, P equal to PC, then V will be VC। अब वांडरवाल गैस इक्वेशन से हमने प्रेशर P की वैल्यू RT अपॉन V माइनस B माइनस A बाई V स्क्वायर निकाली थी। तो P हमारा ये है, एंड दीज आर आइसोथर्मल एट डिफरेंट टेम्परेचर। वांडरवाल इक्वेशन यूज करके अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर पर आइसोथर्मल प्लॉट करें तो इस टाइप से हमको कर्व मिलते हैं। यदि हम वांडरवाल समीकरण का उपयोग करके किसी गैस के लिए विभिन्न तापों पर समतापीय वक्र खींचें P तथा V के मध्य, तो वक्र हमको कुछ इस टाइप से मिलते हैं। यह हमने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए थ्योरेटिकल कर्व ड्रॉ किए हैं। तो कर्व हमको कुछ इस टाइप से हमको मिल रहे हैं। अब इन ग्राफ से क्लियर है कि हाई टेम्परेचर पर ये कर्व एंड्रयू कर्व के इक्विवेलेंट है। एंड्रयू कर्व या एंड्रयू वक्र हमने पहले डिस्कस किया था। पर अगर टेम्परेचर की वैल्यू कम है तो ग्राफ में कुछ इस टाइप से वेव पैटर्न मिलता है, जबकि एंड्रयू कर्व के अकॉर्डिंग 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो कर्व मिल रहा था वो AB, BC एंड CD, तो ABCD इस टाइप का कर्व था। जबकि वांडरवाल गैस इक्वेशन से हमने P एंड V की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालकर जब कर्व खींचा है तो 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कर्व
ए बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल सी एंड डी, कुछ इस तरह से हमको कर्व मिला है। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ये वाला पोर्शन हमारा खत्म होता जाता है और यहां पर जाके ये एलिमिनेट हो गया है। तो टेम्परेचर के साथ में ये जो वेव पैटर्न है ये धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है और 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये डिसअपियर हो गया है। तो ये हमारा जो पॉइंट एक्स है, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु है। पॉइंट एक्स पर अगर हम P एंड V जो कर्व है उसका स्लोप लें, ढाल लें, तो उसकी वैल्यू हमको 0 मिलेगी। तो dP by dV एट पॉइंट X विल बी 0। अब P हमने वैन डर वाल गैस इक्वेशन से ये निकाला है और डिफरेंट टेम्परेचर पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आइसोथर्मल ये समतापीय ड्रॉ किए हैं। सो आइसोथर्मल passing through X will be horizontal to this point। तो वह समतापीय जो बिंदु X से गुजरता है वह एक क्षैतिज रेखा होगी, मतलब यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये क्षैतिज रेखा होगी। तो लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल है, ये क्षैतिज रेखा है। इट मींस dP अपॉन dV की वैल्यू इसके लिए 0 होगी। द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एट पॉइंट X विल बी 0। बिंदु X पर समतापीय वक्र का ढाल 0 होगा और ये जो पॉइंट X है इस पॉइंट X को हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा है। बिंदु X नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब यह है कि इस पॉइंट के लेफ्ट में एंड राइट में अगर हम कर्व का स्लोप लें, वक्र का ढाल लें, तो हमको अपोजिट साइन का मिलता है, विपरीत चिन्ह का मिलता है। अगर पॉइंट X के लेफ्ट में कर्व का स्लोप पॉजिटिव है तो राइट में नेगेटिव होगा। इसका मतलब पॉइंट X पर स्लोप हमारा 0 होगा। सो एट पॉइंट X dP अपॉन dV इज इक्वल टू 0। ऑल्सो एट पॉइंट X d2P अपॉन dV2 विल बी 0। तो बिंदु X पर dP by dV का मान 0 होगा, साथ ही d2P अपॉन dV2 का मान भी 0 होगा, क्योंकि पॉइंट X हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, नति परिवर्तन बिंदु है। तो यहां पर P का सेकंड डेरिवेटिव V के रेस्पेक्ट में हमारा 0 होगा। अब P अभी हमने ये निकाला था। पॉइंट X पर dP by dV विल बी 0। तो अगर हम इस इक्वेशन का V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें और उसको 0 रख दें तो वो क्या आएगा, RT कांस्टेंट 1 अपॉन V माइनस B। 1 अपॉन X का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन V माइनस B का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन V माइनस B होल स्क्वायर माइनस A। 1 अपॉन V स्क्वायर का निकालोगे तो वो आएगा माइनस 2 अपॉन V क्यूब। तो माइनस A इंटू माइनस 2 अपॉन V क्यूब वो हो जाएगा प्लस 2A अपॉन V क्यूब। और हमने कहा है dP अपॉन dV की वैल्यू पॉइंट X पर 0 होगी, सो इक्वल टू 0। नाउ
पॉइंट एक्स पर d2p अपॉन dv2 की वैल्यू ये भी 0 के इक्वल है, तो dp अपॉन dv अभी हमने यहां पर निकाल दिया है। अब इस इक्वेशन का हम v के रेस्पेक्ट में नेक्स्ट डिफरेंशियल करते हैं और इसको भी इक्वल टू 0 कर देंगे। सो माइनस आर टी कॉन्स्टेंट एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है -2 अपॉन एक्स क्यूब, तो इसका बन जाएगा 2RT डिवाइडेड बाय v माइनस b होल क्यूब प्लस 2a कांस्टेंट एंड 1 अपॉन v क्यूब का -3 अपॉन v रेज टू 4, so 2a इंटू -3 अपॉन v रेज टू 4 हो जाएगा -6a अपॉन v टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। नाउ एट क्रिटिकल पॉइंट p इक्वल टू pc, t इक्वल टू tc एंड v इक्वल टू vc, क्रांतिक बिंदु पर दाब का मान क्रांतिक दाब के बराबर होगा, ताप का मान क्रांतिक ताप के बराबर होगा तथा आयतन का मान क्रांतिक आयतन के बराबर होगा। अब x हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और वो पॉइंट ही एक्चुअल में हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, क्रांतिक बिंदु है। तो बिंदु x पर, क्योंकि पॉइंट x हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, इसलिए पॉइंट x पर p इक्वल टू pc, t इक्वल टू tc एंड v इक्वल टू vc। तो p की जगह आप pc रखोगे, t की जगह tc रखोगे एंड v की जगह vc रखोगे। अब p की वैल्यू RT अपॉन v माइनस b माइनस a बाई वी स्क्वायर है, तो p को हमको pc रखना है, t को tc एंड v को vc करना है। तो इस इक्वेशन में अगर ये वैल्यूज रखोगे तो ये आ जाएगी हमारी pc इज इक्वल टू RTC डिवाइडेड बाय vc माइनस b माइनस a अपॉन vc स्क्वायर। एक इक्वेशन हमारे पास में ये थी, इसमें भी यही वैल्यूज रख दो, तो ये क्या हो जाएगा -RTC डिवाइडेड बाय VC माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2a अपॉन VC क्यूब इज इक्वल टू 0। और इसको आप राइट में ट्रांसफर करोगे तो ये आ जाएगा RTC डिवाइडेड बाय VC माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a अपॉन VC क्यूब। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, इसमें भी ये कांस्टेंट हम रख दें तो ये आ जाएगा ट्वाइस RTC डिवाइडेड बाय VC माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू 6a अपॉन VC पावर 4। नाउ एक इक्वेशन हमको ये मिली थी और एक हमको ये मिली थी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले VC की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर आपको VC निकालना है, इट मींस इन दोनों इक्वेशन से TC को फ्री करना है। तो अब हम इस इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा RTC डिवाइडेड बाय VC माइनस b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये लेना है, सो इनटू करके मैंने उल्टा कर दिया है, सो VC माइनस b होल क्यूब डिवाइडेड बाय 2RTC इज इक्वल टू 2a अपॉन VC क्यूब
So 2a upon vc cube divided by 6a upon vc raised to 4. So मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे, so vc raised to 4 divided by 6a. अब क्या होगा, RTC एंड RTC कैंसिल कर दो, तो डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, ये VC माइनस बी होल स्क्वायर और ये VC माइनस बी होल क्यूब, तो कैंसिल करोगे तो न्यूमरेटर में केवल VC माइनस बी बचेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी VC माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 एंड राइट हैंड साइड में VC क्यूब और ये VC क्यूब को कैंसिल कर दो, तो न्यूमरेटर में VC एंड ये 2a और यहां पर 6a, तो डिनोमिनेटर में 3, तो राइट हैंड साइड में VC अपॉन 3, तो ये हो जाएगा VC माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू VC अपॉन 3. अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3VC माइनस 3B इज इक्वल टू 2VC. अब इस ट्वाइस VC को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो, सो 3VC माइनस 2VC इज इक्वल टू 3B एंड 3VC माइनस 2VC हो जाएगा VC, so VC is equal to 3B. So critical volume of any gas will be 3B. तो किसी भी गैस का क्रांतिक आयतन 3B होगा. नाउ क्रिटिकल टेम्परेचर हम निकालते हैं, क्रांतिक ताप हम निकालते हैं, तो किसी भी इक्वेशन में अगर VC की वैल्यू आप 3B पुट कर दोगे तो हमको TC की वैल्यू मिल जाएगी. हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में VC की जगह 3B पुट करते हैं, तो आ जाएगा RTC डिवाइडेड बाय 3B माइनस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2A डिवाइडेड बाय 3B होल क्यूब. Now 3B minus B is 2B, so 2B whole square, that is 4B square, and here 3B whole cube means 27B cube, so this will be RTC divided by 4B square is equal to 2A divided by 27B cube. Now B स्क्वायर एंड B क्यूब, तो केवल यहां पर B बच जाएगा, से हो जाएगा RTC डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2A डिवाइडेड बाय 27B, और इस 4 को यहां पर ट्रांसफर करोगे एंड R को हम नीचे ले लेते हैं, तो TC की वैल्यू हमको मिलती है TC is equal to 8A divided by 27BR. तो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू किसी भी गैस के लिए इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे. नाउ प्रेशर हमारा ये है, VC अभी हमने 3B निकाला है एंड TC 8A अपॉन 27BR अभी निकाला है, तो यहां पर VC की जगह आप 3B पुट करो एंड इस TC की जगह 8A अपॉन 27BR पुट करो, और यहां पर भी VC की जगह 3B आएगा, सो PC इज इक्वल टू RR, यहां पर आपने 3B पुट किया, तो 3B माइनस B इज 2B, सो 2B एंड TC को हमको 8A अपॉन 27BR से रिप्लेस करना है, सो 8A अपॉन 27RB माइनस A एज इट इज एंड 3B का होल स्क्वायर
that is 9b square. Now 2 and 8, तो यहां पर 4 बचेगा एंड नीचे 27b स्क्वायर, क्योंकि r एंड r भी कैंसिल हो जाएगा, तो pc हो जाएगा 4a डिवाइडेड बाय 27b स्क्वायर माइनस a अपॉन 9b स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में a अपॉन 9b स्क्वायर कॉमन ले लो, सो ब्रैकेट में हमको मिलेगा 4/3 माइनस 1। नाउ यहां पर 3 एलसीएम लो, सो 4 माइनस 3 अपॉन 3 आ जाएगा ब्रैकेट में, सो a अपॉन 9b स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट 4 माइनस 3 अपॉन 3 एंड ये हो जाएगा 1/3। सो 9b स्क्वायर इंटू 3 that is 27b square. It means critical pressure will be A upon 27b square. तो critical volume 3b होगा, critical temperature 8a upon 27 rb and critical pressure is A divided by 27b square. Now critical coefficient, क्रांतिक गुणांक। For any gas, critical coefficient will always be constant. किसी भी गैस के लिए क्रांतिक गुणांक सदैव नियतांक होगा। एंड क्रिटिकल कोएफिशिएंट क्या है, RTC डिवाइडेड बाय PCVC को हम क्रिटिकल कोएफिशिएंट या क्रांतिक गुणांक कहते हैं। तो R हमने एज इट इज रख दिया है, क्रिटिकल टेम्परेचर की जगह 8a अपॉन 27 RB ये पुट कर दिया, PC A अपॉन 27b स्क्वायर, और क्योंकि ये हमारा डिनोमिनेटर में था इसलिए मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके हमने 27b स्क्वायर अपॉन a पुट कर दिया है, डिवाइडेड बाय VC एंड VC हमारा 3b है। अब यहां पर R से R कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा एंड ये b स्क्वायर और नीचे b इंटू b स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया है। अब क्या बचा है, न्यूमरेटर में 8 एंड 27 एंड डिनोमिनेटर में 3 एंड 27, ये 27 एंड 27 भी कैंसिल कर दो, तो यहां पर केवल हमको 8/3 मिलता है। सो RTC डिवाइडेड बाय PCVC विल बी 8/3। तो किसी भी गैस के लिए क्रिटिकल कोएफिशिएंट कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू 8/3 होगी। सो इट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी गैस, इसका मान किसी भी गैस के लिए सदैव नियत होता है। तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने रियल गैस का एक्सप्लेनेशन वैन डर वाल गैस इक्वेशन के बेस पर दिया है, इससे हमने बॉयल टेम्परेचर को कैलकुलेट किया है एंड फाइनली हमने क्रिटिकल कांस्टेंट एंड क्रिटिकल कोएफिशिएंट डिस्कस किए हैं। सो गुड बाय।